राजदूत के 294 एपिसोड हमने अब तक आपके सामने रखे हैं। ये वाला 295वां एपिसोड है। दर्जनों देशों के हमने इसमें बात की है। वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के वक्त के बारे में, विवादों पर हमारी पेशकश आप लगातार देखते ही हैं। इन एपिसोड्स में दर्जनों टॉपिक्स या दर्जनों से कहीं ज़्यादा मिडल ईस्ट से आए। ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, यमन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, लेबनान, सीरिया, नाम लेते जाइए। लेकिन इसी मिडिल ईस्ट का एक देश हमसे लगभग अछूता रहा है और वो है इराक। आज इराक की बात करेंगे, जिसे लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पर तबाह किया। वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया और फिर कुछ समय अपनी पिट्ठू सरकार भी चलाई, नाम दिया नेशन बिल्डिंग का। लेकिन राजदूत के नियमित दर्शक जानते हैं कि ऐसी नेशन बिल्डिंग किसी काम आती नहीं है। अफगानिस्तान का मामला आपके सामने है। 2021 में अमेरिका को वहां से भी जाना पड़ा। 2011 में भी उसी तरह अमेरिका की वापसी इराक से हुई थी, पर उसके बाद भी अलग अलग तरीके से अमेरिका ने वहां अपना प्रभाव बनाकर रखा। कभी इराकी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के नाम पर, कभी तेल के जरिए, कभी इस डर से कि इराक की सरकार एकदम प्रो ईरान न हो जाए, क्योंकि है तो वो ईरान का पड़ोसी ही, और दोनों देशों में शिया आबादी बहुसंख्यक है। यानी जंग के इतने बरस बाद भी अमेरिका का इंटरेस्ट इराक में ख़त्म नहीं हुआ। और जब से ट्रंप चुनकर आए हैं, तब से उन्होंने कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की है। ब्राज़ील, ब्रिटेन, ईरान। तो इसमें अब वो इराक को भी जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का कैंडिडेट किसी देश की कमान संभाल ले। खुद 3 साल उनके बचे हैं टेन्योर में, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया उनके इशारों पर नाचे। और इसी क्रम में इराक नया नमूना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने 27 जनवरी को अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि नूर अल मलिकी प्रधानमंत्री बन जाते हैं इराक के, तो अमेरिका का समर्थन वापस ले लिया जाएगा। किसी हमले की धमकी नहीं दी गई, बस ये कहा गया कि समर्थन वापस लिया जाएगा। अब नूर अल मलिकी पर आइए आप। ये साहब इराक की दावा पार्टी से आते हैं। नवंबर 2025 में चुनाव हुआ, उसमें ये तीसरे नंबर पर रहे इनका गठबंधन। यानी न इनकी पार्टी को बहुमत मिला, न इनके गठबंधन को। लेकिन यही बात इराक की राजनीति को नायाब बनाती। इराक में कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क नाम का एक ब्लॉक काम करता है। वो तय करता है कि इराक में किसकी सरकार चलेगी, और इस बार कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने मलिकी के नाम पर मुहर लगाई है। अब ट्रंप को इससे क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यह हुई कि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क में जितने भी संगठन और पार्टियां शामिल हैं, वो ज़्यादातर ईरान समर्थित हैं। ट्रंप को डर है कि ईरान समर्थित प्रधानमंत्री अगर इराक में बन गया तो ये उनकी हार होगी। और अब आप जानते ही हैं कि इन दिनों ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं कि अब हमला कर दूंगा, तब हमला कर दूंगा। तो ऐसे बयान आ रहे हैं उनके, और इससे सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट के कई देश चिंतित भी हैं। तुर्की ने आज ही ऐसा कहा कि नहीं होना चाहिए हमला, नहीं तो पूरा इलाका अस्थिर हो सकता है। 27 जनवरी को MBS ने भी कहा कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। अब अपने अमीर अरब सहयोगियों की बात ट्रंप के लिए टालना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो अपनी भड़ास थोड़े कमज़ोर मोहरे पर निकाल रहे हैं, यानी इराक। वैसे अरब्स भी अमेरिका के लिए कमज़ोर मोहरे ही हैं, बस इन दिनों कुछ गुलगुली दोस्ती चल रही है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन इराक इनके बीच एक कमज़ोर खिलाड़ी है। ट्रंप यहाँ अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, तो अब उन्होंने कह दिया है कि अल मलिकी को प्रधानमंत्री बनाया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि ट्रंप अल मलिकी के पीछे क्यों पड़ गए, वो उन्हें प्रधानमंत्री बनने क्यों नहीं देना चाहते, और जानेंगे कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक की सूरत हाल अब क्या है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो दुनिया को यह बताया गया कि यह हमला एक तानाशाह को हटाने के लिए किया गया, ताकि इराक को आज़ाद करवाया जा सके और मिडल ईस्ट में लोकतंत्र की स्थापना हो। अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। लेकिन इराक पर हमले के कुछ ही महीनों बाद यह साफ हो गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दावा झूठा था। सद्दाम को हटा दिया गया, लेकिन इराक ऐसे दलदल में भी धकेल दिया गया जहां से निकलना उसके लिए आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। सद्दाम के दौर में बहुत बुराइयां थीं, जुल्म था, हमने कहा ही कि तानाशाह था वो। लेकिन इराक एक संगठित देश था, एक खुद मुख्तार देश था। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सीमित संसाधनों के बावजूद उसकी चलती थी। एक सिस्टम था, डर था, अत्याचार था, लेकिन एक सिस्टम भी वहाँ पर काम कर रहा था, एक स्टेबिलिटी थी।
2003 के बाद वो सिस्टम एक झटके में खत्म कर दिया गया। अमेरिका ने सिर्फ सरकार नहीं गिराई बल्कि पूरे एक स्टेट का ढांचा ही उखाड़ कर फेंक दिया। सबसे बड़ा और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था इराकी सेना को भंग करना और डीबाथिफिकेशन जो वहां किया गया, यानी बाथ पार्टी के लोगों को चुन चुनकर स्टेट से निकाला गया, उस पार्टी को ही प्रतिबंधित किया गया। इस फैसले ने एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित सैनिकों को बेरोजगार कर दिया और यही लोग बाद में मिलिशिया और आतंकवादी संगठनों की रीढ़ भी बन गए विद मिलिट्री ट्रेनिंग। बगदाद में तख्ता पलट करने के कुछ ही हफ्तों बाद पूरे देश में लूटपाट शुरू हो गई। सरकारी मिनिस्ट्री की तमाम इमारतें, अस्पताल, विश्वविद्यालय, म्यूजियम तक लूटे गए। अमेरिकी सेना बगदाद में थी लेकिन उसने व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी नहीं ली। आम इराकी को तब पहली बार यह एहसास हुआ कि सद्दाम के बाद कोई ताकत है नहीं जो उसे सुरक्षा दे सके। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे अमेरिकन एफर्ट का यही था कि उन्होंने सद्दाम को एक नायक के रूप में स्थापित कर दिया जो असल में एक विलन था। यही वो पल था जब इराक में डर का स्वरूप बदल गया। पहले स्टेट से डर था, सद्दाम के स्टेट से डर, लेकिन अब उससे भी बड़ा डर सद्दाम के बिना उपजी अराजकता से बना। इतिहास में भी आप देख सकते हैं, जब भी कोई देश अराजकता की ओर गया वहां विद्रोही गुट पनपने लगे और बगावत हुई। इराक में भी हुआ। 2004 आते आते वहां बगावत हुई। सुन्नी इलाकों में अमेरिका के खिलाफ हथियारबंद संगठन मोर्चा खोल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शिया बाहुल इलाकों में धर्म की बुनियाद पर बनी मिलिशिया उभरने लगी। उस समय मुक्तदा अल सदर इराक में बड़े पॉपुलर हो रहे थे, अभी भी हैं। एक शिया नेता हैं, धर्म की इनकी पढ़ाई है, शिया पॉपुलेशन पर पकड़ है, ईरान के साथ अच्छे संबंध है, करीबी संबंध। उस समय उन्होंने अपने खुद की प्राइवेट मिलिशिया बनाई और नाम दिया मेहदी आर्मी। इस मिलिशिया ने अमेरिकी सेना को सीधे चुनौती दी। फिर आइए 2006 पर समारा की अल अस्करी मस्जिद पर हमला होता है और ये इराक के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बनता है। शिया मुसलमानों की मस्जिद थी, सोने का इसका गुंबद हुआ करता था, सोना मढ़ा था उस पर। हमला किया सुन्नी आतंकवादी संगठन अल कायदा ने। इस हमले ने शिया सुन्नी गृह युद्ध जो वहां पे आकार ले रहा था उसे खुला स्वरूप दिया। मोहल्ले इराक के धर्म के आधार पर बंट गए। लोग अपना नाम और पहचान छुपाकर चलने लगे। लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। इस दौर में अमेरिका की भूमिका विरोधाभासी होती गई। एक तरफ वो शांति स्थापित करने का दावा करता रहा, दूसरी तरफ उसकी मौजूदगी हिंसा को और भड़काती ही रही। अमेरिकी ड्रोन्स, छापे, गिरफ्तारियां आम हो गए। इराक की कुख्यात अबू गरीब जेल में अमेरिकी सेना लोकल लोगों को प्रताड़ित करने लगी, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई। इसलिए तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ऑपरेशन सर्च चलाया। 2007 की हम बात कर रहे हैं। उस ऑपरेशन के तहत 30,000 अमेरिकी सैनिक इराक और भेजे गए, लेकिन समस्या पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई। 18 दिसंबर 2011 को अंततः अमेरिका ने इराक छोड़ दिया। एक अस्थिर इराक जहां समाज बट चुका था, हर तरफ तबाही थी, स्टेट का कोई ढांचा मजबूत नहीं था। जिस तरह का मंजर हमने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में देखा, उस समय इराक की स्थिति उससे भी बदतर थी, क्योंकि यहां कम से कम स्टेट चलाने वाली एक ताकत थी। कोई एक ताकत, उसके पक्ष में हम ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक ताकत उस वैक्यूम को भरने आ रही थी, तालिबान। पर इराक में दर्जनों संगठनों ने हथियार उठा लिए और मालूम नहीं चल रहा था कि कंट्रोल किसके पास है। लेकिन अमेरिका को जाना था, वो चला गया और जो वैक्यूम पीछे छोड़कर गया उसका फायदा सबसे पहले उठाया एक और आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने। 2014 में आईसिस ने मोसुल जैसे बड़े शहरों पर कब्जा किया। इराकी सेना बिना लड़े भाग गई वहां से। 2014 के बाद अमेरिका फिर लौटा, लेकिन इस बार कब्जा करने के इरादे से नहीं बल्कि साझेदार की तरह। उसने आईसिस से लड़ने के लिए इराक की मदद की। जमीन पर लड़ाई इराकी फौज, कुर्द पशमर्गा और शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने लड़ी। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में दर्जनों शिया मिलिशिया शामिल थी जिन्हें ईरान से समर्थन मिल रहा था। सोचिए, आईसिस के खिलाफ ईरान और अमेरिका साथ साथ लड़ रहे थे और यहीं से ईरान का प्रभाव इराक में और हावी होता गया। जैसे हमने कहा, अमेरिका और ईरान एक साथ तो लड़ रहे थे, फिर भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स वो बने रहे इराक में। आज इराक में गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन शांति भी नहीं है। आईसिस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, छिपकर हमले आज भी करता है। मिलिशिया अब भी हथियारबंद है। जो सरकार है जितनी भी कमज़ोर है। आम इराकी के लिए ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी है। बस लेबनान, सीरिया, फ़िलिस्तीन की तरह कभी भी बम धमाके नहीं होते। आईसिस के हमले होते रहते हैं और आतंकवादी हमलों की क्रूरता को मापना नहीं चाहिए। एक जान जाए 10 जान जाए, जान जाना ही अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, मानवता पर अपराध है। हम बस इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं कि इराक की स्थिति सीरिया या फ़िलिस्तीन की तरह बुरी नहीं है और न ही किसी अमीर खाड़ी देश जैसी अच्छी है। खैर,
अमेरिका आज इराक में सीधे शासन नहीं करता है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन उसका असर यहाँ है। इराक के तेल से जो कमाई होती है वो अमेरिका के फेडरल रिजर्व में जमा होती है और ये व्यवस्था सद्दाम हुसैन के जाने के बाद बनाई गई थी। बहुत विवादित व्यवस्था है, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। इराक ने अरबों डॉलर चोरी होने के इल्ज़ाम लगाए हैं इस व्यवस्था से, जिनका निपटारा आज तक नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। ये हुआ था सब सद्दाम के जाने के बाद। अब बात वहाँ की पॉलिटिक्स की करते हैं। इराक का मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 2005 के संविधान के हिसाब से चलता है। इस संविधान ने सत्ता को सांप्रदायिक कोटे से बांधा, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी इसी तरह की थी, शिया, सुन्नी और कुर्द। 3 तरह के लोग बाहुल है, शिया, फिर सुन्नी, फिर कुर्द, सब रहते हैं। एक को कोई बड़ा पद दिया जाए तो दूसरा नाराज होता है, इसलिए मुहाससा सिस्टम बनाया गया। इसके तहत तय हुआ कि प्रधानमंत्री शिया होगा, संसद का अध्यक्ष सुन्नी होगा और राष्ट्रपति कुर्द होगा। मकसद था सभी समुदायों को साथ रखना, लेकिन नतीजा ये हुआ कि राजनीति विचारधारा से हटकर पहचान की लड़ाई बन गई। पार्टियां देश के लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ने लगी और अपने समुदाय के लिए काम किया जाने लगा कि जिस समुदाय का जो नेता है वो अपनी कौम को पहले देखता है। पहचान के आधार पर जहां भी राजनीति होती है वहां अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा, यही सब हम लेबनान में देख चुके हैं। अभी इराक में दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन असली ताकत कुछ ही गुटों के पास है। इनमें शिया पार्टियां सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि आबादी में शिया बहुमत में है और उनको कुछ हेल्प ईरान से मिलती है। सुन्नी पार्टियां बटी हुई हैं और अक्सर सत्ता में जूनियर पार्टनर बनकर उनको रहना पड़ता है। इसलिए जब आप पोस्ट सद्दाम इरा की राजनीति देखते हैं तो वहां शिया डोमिनेशन आपको साफ नजर आता है। उदाहरण आपको हम दे देते हैं। 2003 में सद्दाम के जाने के बाद पहले इयाद अल अलावी अंतरिम प्रधानमंत्री बने, शिया ही थे और अमेरिका के समर्थन वाले माने जाते थे। इनके बाद इब्राहिम जाफरी ने पद संभाला, वो भी शिया थे, दावा पार्टी से आते थे। फिर 2006 में नूर अल मलिकी प्रधानमंत्री बने, ये भी दावा पार्टी के नेता हैं और अब इन्हीं की वापसी पर पूरा बवाल है। 2006 के समय मलिकी ने अमेरिका से करीबी बनाई, लेकिन फिर ईरान की तरफ इनका झुकाव बढ़ता गया, क्योंकि इन्हें इराक की राजनीति में कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क का समर्थन मिलने लगा। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र आगे हम बहुत बार करेंगे। मलिकी के रहते हुए इराक में आईसिस की ताकत बढ़ी, इसलिए 2014 में उन्होंने फेलियर के चलते रिजाइन किया। मलिकी के ही शासन में सुन्नियों के साथ टकराव और सेक्टेरियन हिंसा भी बढ़ी वहां पे, और उनके जाने के बाद 2014 में हैदर अल अवादी आए। इनके बाद शिया अल सुदानी प्रधानमंत्री बने और नवंबर 2025 के चुनाव में उन्हीं की पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। बहुमत उनको नहीं मिला, फिर भी सीट सबसे ज़्यादा उनके पास थी। फिर भी मलिकी का नाम अब आगे किया गया है, ऐसा क्यों? अब इसका आपको गणित हम बताएंगे। इराक की संसद में कुल 329 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 165 सीट चाहिए, लेकिन ऐसा आंकड़ा किसी पार्टी के पास था ही नहीं। पार्टी छोड़ दीजिए, किसी कोalition के पास भी नंबर्स नहीं थे। मौजूदा प्रधानमंत्री अल सुदानी का जो कोalition है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कोalition, उसने 46 सीटें जुटाई। अल मलिकी के गठबंधन स्टेट ऑफ लॉ ने 29 सीटें जीती। लेकिन यहाँ खेल किया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने। ये कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि इसे आप शिया पार्टीज और गुटों का एक साझा मंच समझ लीजिए। ये एक इन्फ्लुएंशियल प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल ब्लॉक है। इसमें नूर अल मलिकी का स्टेट ऑफ लॉ गठबंधन, हादी अल अमेरी का बद्र संगठन और कई दूसरे शिया दल और ईरान समर्थित राजनीतिक चेहरे आपको दिख जाएंगे। अब इस कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने खुद को स्थिरता का गारंटर बता दिया इराक में और कहा कि हमारी चॉइस के हिसाब से आप काम करोगे तो आर्थिक तौर पर इराक को मजबूत बनाएंगे। उनके मुताबिक देश को अनुभवी नेतृत्व चाहिए और इसी तर्क के सहारे नूर अल मलिकी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया गया। और ये नाम आते ही इराक की राजनीति में हलचल मची, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी खुद इस फ्रेमवर्क की उपज हैं। अब सीन यह है कि जो सुदानी हैं उनको एक समझौते के तहत प्रधानमंत्री बनाया गया था, और ये समझौता था कि आप अमेरिका और पश्चिम के देशों से ज़रूरत भर की दोस्ती बनाकर रखें। लेकिन सुदानी पर इल्ज़ाम लगा कि वो एकदम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए और वो शिया गुट की सुन नहीं रहे और अमेरिका की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, इसीलिए अब उनको सत्ता मिल नहीं रही। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क मलिकी को ही पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हो। वहाँ भी दो मत थे, क्योंकि दोनों कैंडिडेट शिया थे। एक धड़ा चाहता था कि सुदानी को दोबारा मौका मिले ताकि पश्चिम और अरब देशों के साथ संतुलन बना रहे। बहुत एंटेगोनाइज नहीं करते हैं वेस्ट को अमेरिका को, बाकी अरब वर्ल्ड को। एक थॉट ये था। दूसरा धड़ा था जिसमें अल मलिकी का प्रभाव ज्यादा है, सत्ता पर सीधा नियंत्रण चाहता था और यह भी चाहता था कि ईरान से करीबी बढ़ाई जाए, और यहीं से अमेरिका की चिंता शुरू हुई। उन्हें लगा कि अगर मलिकी वापस आते हैं तो हमारा नियंत्रण इराक से कम होगा,
वहाँ फिर से शिया सुन्नी दंगे शुरू हो जाएंगे और हमारी वहाँ चलेगी नहीं। अब इराक की राजनीति में एक और अहम किरदार है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो हैं निर्दलीय सांसद। हमने कहा कोई कोalition और कोई पार्टी जीत नहीं पा रही, खेल कौन कर रहा है? ये निर्दलीय। कागज पर ये स्वतंत्र हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि इनमें से ज़्यादातर किसी न किसी ताकतवर गुट से ये जुड़े होते हैं। सरकार बनाते वक्त इन्हीं सांसदों को मंत्रालय का लालच देकर तोड़ा जोड़ा जाता है ना। वहाँ पे भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, पैसा लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह के कई सांसद भी मलिकी को समर्थन दे रहे हैं, दे सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं एलिफेंट इन द रूम को इराक के संदर्भ में। ईरान इराक को एक पड़ोसी देश नहीं मानता, बल्कि अपना प्रभाव बढ़ाने की ज़मीन की तरह देखता है, प्रोटेक्टरेट लगता है उनको। 1979 में जब खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति की थी, तब कहा भी था कि हम क्रांति को एक्सपोर्ट करेंगे, और तभी सद्दाम हुसैन को सत्ता जाने का खतरा हुआ था, इसलिए ईरान इराक की जंग भी हुई थी। खुमैनी अब नहीं है, खामेनेई सुप्रीम लीडर बन गए हैं, लेकिन उनके लिए इराक की अहमियत अभी भी वही है। जो गद्दी चाहती है वो कांस्टेंट है। आज भी कई शिया मिलिशिया हैं जिन्हें ईरान पैसा और हथियार देता है, इराक में वो एक्टिव हैं और कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा ये बने हुए हैं। यूएस की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क पूरी तरह अल मलिकी के हाथ में चला गया तो इराक में अमेरिकी प्रभाव हवाई रह जाएगा। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप का बयान कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, एक कैलकुलेटेड वार्निंग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका पीछे हटेगा, और यही असली धमकी है। इराक की मौजूदा सरकार अमेरिकी मौजूदगी पर निर्भर है, चाहे वो सुरक्षा के नाम पर हो, आर्थिक स्थिरता के नाम पर हो, या अंतर्राष्ट्रीय वैधता के नाम पर हो, है ना। उन्होंने तो एक्स टेररिस्ट को भी प्रेसिडेंट बना करके दौड़ा दिया है सीरिया में। खैर, अमेरिका के पास इराक पर दबाव डालने के कई हथियार हैं, लेकिन वो खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, और सबसे बड़ा हथियार है डॉलर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। दरअसल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया, तो इराक की तेल की जो कमाई होती थी सीधे उसके नियंत्रण में आ गई। उस समय इराक की सरकार और तेल की कमाई पर इंटरनेशनल ट्रस्ट फंड बना, और इसका एक बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में रखा गया, वहाँ का जो RBI है, क्योंकि उस समय इराक का जो बैंकिंग सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था। एक जुगाड़ का तरीका था। क्या हुआ इससे? इराक का पैसा इराक में नहीं, अमेरिका के पास जाने लगा। जब ज़रूरत पड़ती, इराक को अपने ही डॉलर अमेरिका से मांगने पड़ते, और इसका फ़ायदा अमेरिका को ये हुआ कि अमेरिका ने तय किया कि पैसा कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किस चीज़ के लिए दिया जाएगा। अगर कोई नया प्रधानमंत्री या सरकार अमेरिका की नीतियों के खिलाफ चला जाता है, तो तेल की कमाई को रोककर उस सरकार पर आर्थिक दबाव डाला जा सकता था, और यही वजह है कि इराक में सरकारें अक्सर यूएस की नीतियों के करीब रहने की कोशिश करती हैं। अब इराक की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो तेल ही है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और इससे देश के बजट का लगभग 90% आता है। 2020 में जब इराक की सरकार ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए कहा, तब अमेरिका ने धमकी दी थी कि ज़्यादा नहीं उछलना है, वरना आपका पैसा ही रोक लेंगे। दूसरा बड़ा हथियार है सैनिक सहयोग। इराकी सेना आज भी अमेरिकी ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस पर निर्भर है। आईसिस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, स्लीपर सेल्स के रूप में मौजूद है। अगर यूएस पूरी तरह हाथ खींच लेता है तो इराक की फ़ौज भी कमज़ोर पड़ जाएगी और पूरा मामला ख़राब हो सकता है, जिसे संभालने में सालों लगेंगे फिर से। यूएस का तीसरा हथियार है अंतर्राष्ट्रीय वैधता, वैलिडिटी। IMF, वर्ल्ड बैंक और विदेशी निवेश और अरब देशों के साथ रिश्ते, ये सब अमेरिका के ग्रीन फ्लैग के बिना नहीं हो सकते हैं इराक में। अल मलिकी की वापसी का मतलब ये हो जाएगा कि खाड़ी देश फिर से दूरी बना लेंगे, और जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं इराक को फिर से हाई रिस्क जोन मान लेंगे। अभी भी मानते हैं, लेकिन यूएस वैलिडिटी की वजह से कुछ पैसा डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी साम दाम दंड भेद, हर तरह के हथकंडों से अमेरिका ने इराक को घेरा हुआ है। अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता, अगर कर देता है तो अमेरिका के हाथ में उसकी चाबी है जिससे वो घुमा देता है। खाड़ी में जो अमेरिका के दोस्त हैं, जो अरब हैं इराक की तरह, वो भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ईरान के नाम का खतरा बताकर चुप कर दिया जाता है। इस बार लेकिन मौका है। अल मलिकी के प्रधानमंत्री बनने के पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इराक ये फैसला कैसे लेता है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं, वो ईरान जो अमेरिकन इंटरेस्ट को इराक के अंदर लगातार हिट करता रहता था, वार्निंग देता था कि अगर आप अपने कॉन्वॉयज़ पर हमले रोकना चाहते हो तो हमसे बात करो, वो ईरान अब वजूद में है नहीं। अब से कुछ महीनों पहले हमने ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर इजरायली जेट्स को उड़ते हुए देखा है। स्टेल्थ फाइटर्स थे, लेकिन बहुत ज़मीन के करीब उड़े, ताकि लोग देख सकें
कि तेहरान के आसमान में इजरायली जेट कैसे उड़ता है इम्प्यूनिटी के साथ में। फिर अमेरिका भी तेहरान को बॉम्ब करके जा चुका है। तो स्थिति अब थोड़ी बदली है। ईरान के पास में जो कुव्वत थी, जो ताकत थी, जिसके चलते वो इराक के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रेशराइज कर सकता था, वहाँ पे ईरान आज नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ प्ले आउट कैसे होती है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आज का जो ये राजदूत था इसे साजिद आज का जो राजदूत था इसे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।